था वो कांग्रेस पार्टी से था, कार्तिक उरांव। ये कार्तिक उरांव विदेशी शिक्षा लेकर भारत में आया और कार्तिक उरांव को कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस में मिला लिया और इसका इस्तेमाल करके डीलिस्टिंग का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया। 1962 के चुनाव में स्वतंत्रता पार्टी का उम्मीदवार जब जीत गया तो कार्तिक उरांव के माध्यम से चाहूंगा माननीय संदीप मानकर जी, प्रदेश प्रभारी वाम से पूर्णकालीन योजना छत्तीसगढ़ से। जय मूल्यवासी साथियों, डीलिस्टिंग का मुद्दा जो मुद्दा है ये बहुत ज़्यादा गंभीर और बहुत खतरनाक मुद्दा है। जहां तक देश में आदिवासी समुदाय में लोगों की धारणा ये बनी हुई है कि डीलिस्टिंग के मुद्दे से केवल आदिवासियों को जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं उन अधिकारों से वंचित करने का मामला है। लेकिन वास्तव में केवल संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का मामला नहीं है, तो ये मामला भारत के विभाजन से जुड़ा हुआ मामला है। एक बार भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान के रूप में किया जा चुका है और ये डीलिस्टिंग का मामला खड़ा करके दूसरी बार भारत के विभाजन करने की तैयारियां चल रही है। मैं इस संबंध में 2-3 बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं। पहली बार भारत का जब विभाजन 1947 में हुआ तो उसमें सबसे बड़ा रोल कांग्रेस का था। डीलिस्टिंग का मामला 1962 में जब संसदीय चुनाव हुआ तो बिहार में लोहरदगा संसदीय सीट रिजर्व सीट है, उस सीट से 3 उम्मीदवार खड़े हुए। पहला उम्मीदवार स्वतंत्रता पार्टी का ईसाई समुदाय से था, दूसरा झारखंड पार्टी से, वो भी ईसाई समुदाय से था, और तीसरा जो उम्मीदवार था वो कांग्रेस पार्टी से था, कार्तिक उरांव। ये कार्तिक उरांव विदेशी शिक्षा लेकर भारत में आया और कार्तिक उरांव को कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस में मिला लिया और इसका इस्तेमाल करके डीलिस्टिंग का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया। 1962 के चुनाव में स्वतंत्रता पार्टी का उम्मीदवार जब जीत गया तो कार्तिक उरांव के माध्यम से इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास यह मुद्दा उठाया गया कि जो उम्मीदवार जीता है वो ईसाई है और ये ईसाई जो है आदिवासी
से कन्वर्ट होकर ईसाई बना है, इसलिए इसे आदिवासी की सूची से हटाया जाए, ऐसा मसला उसने खड़ा किया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उसकी बात नहीं मानी। उसके बाद वो पटना हाई कोर्ट गया और पटना हाई कोर्ट ने भी उसकी बात को नहीं माना, उसको मुंह की खानी पड़ी। ये मसला वहां से शुरू हुआ। साथियों, केवल कांग्रेस डिलिस्टिंग का मुद्दा खड़ा कर रही है ऐसा नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस ये मिलजुल कर ये मुद्दा खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस पहले नंबर की ब्राह्मणों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक और आगरकर जैसे 90 ब्राह्मणों ने इकट्ठा होकर कांग्रेस पार्टी बनाई। इसी कांग्रेस पार्टी में केशव बलिराम हेडगेवार नाम का ब्राह्मण महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का जनरल सेक्रेटरी था और कांग्रेस में रहते हुए उसने 1925 में आरएसएस नाम की संस्था बनाई। कांग्रेस को छोड़कर बनाई ऐसा नहीं है, कांग्रेस में रहते हुए उसने आरएसएस की स्थापना किया और इस्तीफा नहीं दिया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कांग्रेस अलग है, आरएसएस अलग है। ये कांग्रेस आरएसएस बीजेपी ये सब एक ही है, अलग नहीं है। तो आरएसएस ने वनवासी कल्याण आश्रम नाम की संस्था बनाई। आरएसएस का जो बाला साहब देशपांडे है, ये बाला साहब देशपांडे नागपुर का है, वनवासी कल्याण आश्रम बनाया। बीजेपी ने भी बनाया जनजातीय सुरक्षा मंच। लेकिन इसका मकसद क्या है? तो इसका मकसद है, इन संगठनों को बनाने का इनके पीछे मकसद है प्रतिक्रिया निर्माण करना। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो हिंदू मुसलमान के नाम पर एससी, एसटी, ओबीसी के अंदर प्रतिक्रिया निर्माण करवाई। उधर मुसलमानों ने प्रतिक्रिया दी, फलस्वरूप मुसलमानों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ। आज आदिवासी और क्रिश्चियन इनके नाम पर प्रतिक्रिया निर्माण करने का कार्यक्रम चल रहा है। उन्होंने इसके लिए नारे भी तैयार किए हुए हैं। एक नारा वो देते हैं, जो आदिवासी भोलेनाथ का नहीं वो आदिवासी जनजाति नहीं। ये नारा है, कांग्रेस का नारा है, जो आदिवासी भोलेनाथ का नहीं वो आदिवासी जनजाति नहीं। तो ये नारा देने की जरूरत क्यों पड़ती है? प्रतिक्रिया निर्माण करने के लिए। अभी छत्तीसगढ़ में रायमुनि भगत जो भाजपा का विधायक है, उसने ईसा मसीह पर टिप्पणी किया और कहा कि ईसा मसीह को क्रूस पर टांग दिया गया, कील ठोक दी गई,
अगर वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो फिर वो समाज की रक्षा कैसे करेगा? तो ये जो बयान है, ये बयान भड़काऊ बयान है और प्रतिक्रिया निर्माण करने के लिए दिया हुआ बयान है। बीजेपी के लोगों ने बोला प्रतिक्रिया निर्माण करवाओ। जब प्रतिक्रिया निर्माण होती है तो क्रिश्चियन बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं, और बड़ी संख्या में क्रिश्चियन जब इकट्ठा होते हैं तो वो एससी, एसटी, ओबीसी को हिंदू बनाने में कामयाब हो जाते हैं। अभी एक तरफ प्रतिक्रिया निर्माण करने का काम जारी है और छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में आदिवासियों के विरोध में प्रतिक्रिया निर्माण का काम, आदिवासियों के विरोध में बहुत बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार बढ़ा दिए गए हैं। बिलासपुर में चर्च के अंदर घुसकर आरएसएस बजरंग दल के लोग पुलिस प्रोटेक्शन में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे। ऐसा ही काम वो मस्जिदों पे करते हैं। जबरदस्ती मस्जिदों के गुंबद को तोड़ना। तो जब जब प्रतिक्रिया निर्माण होती है तो प्रतिक्रिया निर्माण से एससी, एसटी, ओबीसी हिंदू बनता है और इस प्रतिक्रिया का फायदा लेकर वो विभाजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। अभी जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे। 1947 में बांटा और लाखों मुसलमानों का कत्लेआम किया, एससी, एसटी, ओबीसी का कत्लेआम किया। अभी लाल दहोमा जो मिजोरम का मुख्यमंत्री है वो कांग्रेस का है। वो यूएसए गया और यूएसए में अलग जोलोलैंड बनाने की मांग करके आया। उसका स्पीच सुनिए लाल दहोमा का। उसका स्पीच है, अलग जोलोलैंड मतलब एक अलग क्रिश्चियन स्टेट बनाने की मांग। तो देश बहुत ज्यादा गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है और ऐसी स्थिति में वामन मेश्राम साहब के अलावा देश में कोई भी लीडर नहीं है जो इस परिस्थिति को संभाल सके। तो इसलिए प्रतिक्रिया देने की बजाय क्रिया करना होगा। जब हम प्रतिक्रिया देते हैं, अगर कोई मछुआरा है वो नदी में जब कांटा फेंकता है तो मछली प्रतिक्रिया करती है और प्रतिक्रिया करने पर मछली कांटे में फंस जाती है। अगर एससी, एसटी, ओबीसी इसी तरीके से प्रतिक्रिया करते रहे तो ब्राह्मणों के कांटे में फंस जाएंगे। कांटे से निकलना है तो क्रिया करना होगा। वो क्रिया, वो रणनीति, वो वामन मेश्राम साहब के अलावा देश में कोई भी नहीं है जो अच्छे बेहतरीन किस्म की रणनीति बनाकर लड़ाई लड़ सके। आप लोग इस आंदोलन को मजबूत करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मानकर भाई।